नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माई B2 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आधुनिक राजस्थान का निर्माण, जिसमें हमने राजस्थान के एकीकरण से संबंधित विभिन्न रियासतों के बारे में, ठिकानों के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में और कब कब राजस्थान के एकीकरण के कौन कौन से चरण हुए, राज प्रमुख, प्रधानमंत्री किसे बनाया गया और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जनसंख्या, क्योंकि ये जनसंख्या से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अभी तो नई जनसंख्या चल रही है, जनगणना चल रही है 2026-27 की। तो अभी हम आज की इस वीडियो में हम जो 2011 की जनगणना है उसके अकॉर्डिंग सारे जो आंकड़े हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर जो नई जनगणना होगी उसके जो नए आंकड़े आएंगे तो उनसे रिलेटेड वीडियो भी मैं आपको बना के दे दूंगा और दोनों में कंपैरिजन भी हम कर लेंगे, कितनी चीज़ें प्लस माइनस हुई है, सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आप इस वीडियो के साथ जो क्विज टेस्ट आया है उसको ज़रूर दीजिएगा। यूट्यूब पर कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही हम ऐड कर पाते हैं, क्योंकि यूट्यूब में हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ पर हम ज़्यादा क्वेश्चन ऐड कर पाएँ। लेकिन आप इस पूरे टॉपिक का ज़्यादा क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे कोर्स में जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसका पैसा नहीं है। वहाँ पर जाके आप बड़े आराम से हमारे जो क्विज टेस्ट है उनको देके अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं। और अपनी तैयारी ऐसे बेहतर बनाने के लिए हमारी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, हाइप करें और सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट, आपके सजेशन के कारण ही हम इन क्लासों को रन कर पा रहे हैं और ऐसे ही हम इन क्लासों को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे और आपको डेली नया नया कंटेंट, नई नई चीज़ें आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और बेहतर हो इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और विभिन्न प्रकार के कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आप इस सीरीज को बहुत सारा प्यार करेंगे तो मैं इसी सीरीज के अभी मैं आपको कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको MCQ की सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें मैं इन सभी टॉपिक के आपको MCQ करवाऊँगा और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें उनको सोल्व करना रहता है। तो ये चीज़ भी मैं करवाऊँगा, लेकिन ज़रूरत है मेरे को सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट की। तो देखते हैं आपका प्यार और सपोर्ट कितना मिलता है। चलिए, आज का जो हमारा मज़ेदार टॉपिक है जनगणना, उसको शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कौन सा है दोस्तों? जनगणना। ठीक है, जनगणना की दोस्तों हम बात करें तो ये जो संकलन होता है डाटा, इसका जो डाटा, जनगणना का जो डाटा संकलित होता है, ठीक है, संग्रहण होता है यानी स्टोरेज होता है। ये जो डाटा है ये संग्रहण होता है, या फिर हम ऐसे कहते हैं कि जो गणना की जाती है, यानी हमारे घर में आके गणना करते हैं ना कि कितने क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें गणना है ना, जो गणना होती है। और इसमें दोस्तों आता है प्रकाशन, और इसमें क्या आता है? प्रकाशन। दोस्तों ये सारे काम कौन करता है? तो ये जनगणना निदेशालय जयपुर करता है। कौन करता है दोस्तों? जनगणना निदेशालय, जनगणना निदेशालय जयपुर। जयपुर किसके कंट्रोल में रहकर करता है दोस्तों? तो भारत सरकार के कंट्रोल में रहकर जनगणना यानी डाटा कलेक्ट करना, उसको स्टोर करना और कैलकुलेशन करना और पब्लिश करना, ये सारा काम कौन करता है दोस्तों? जनगणना निदेशालय जयपुर। जैसा कि आपने अभी देखा था, हाल ही में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना में हमने देखा था हमारे घर पे जो टीचर्स है वो आए थे, या जिनको भी ड्यूटी दी थी वो आए थे और उन्होंने हमसे बहुत सी जानकारी पूछी। मकान किस तरीके का है और पक्का है, कच्चा है, या फिर घर में कौन कौन से उपकरण हैं, कितने सदस्य हैं, कितने परिवार है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हमसे पूछी गई थी। और मकान जो भवन है उनका क्रमांक पहले डाला गया था, फिर जो मकान नंबर है वो डाले गए थे। ये चीज़ें आपको बेसिक पता होगी। और नई जनगणना के संबंधित आपको कुछ जानकारी है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन उसको हम तब ही डिस्कस करेंगे जब हम इसका पूरा डेटा हमारे पास आ जाएगा। फिलहाल के लिए हमारे पास इसका डेटा आया नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन हो रही है। जब तक दोस्तों प्रकाशन नहीं होता है तब तक आपको 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग ही चलना है, या अभी जो लेटेस्ट है उसमें आप कुछ छोटी मोटी चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया, संकलन, संग्रहण, गणना और प्रकाशन का काम कौन करता है? जनगणना निदेशालय जयपुर करता है। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों,
जनगणना कितने टाइम में होती है? तो प्रति 10 वर्ष, प्रति 10 वर्ष, यानी हर 10 वर्ष में दोस्तों क्या होती है? जनगणना होती है। ये बात भी आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। हर 10 वर्ष में क्या होती है दोस्तों? जनगणना होती है। फिर दोस्तों हम बात करें भारत में जनगणना का काम कब शुरू हुआ? भारत में शुरुआत कब हुई? अगर आपको कोई पूछे कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो आपको बताना है 1872। कब हुई थी दोस्तों? 1872। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर दोस्तों अगले स्टेटमेंट की बात करें तो अगला स्टेटमेंट है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 के अकॉर्डिंग राजस्थान की जनसंख्या, यानी राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों अगर आपको कोई पूछे कि 2011 के हिसाब से राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, तो आपको बताना है 6.85 करोड़। क्या बताना है दोस्तों? 6.85 करोड़। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कितनी है दोस्तों? 6.85 करोड़। किसके अकॉर्डिंग? 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर दोस्तों हम बात करें राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या इंडिया का कितना प्रतिशत है? यानी इंडिया का कितना प्रतिशत राजस्थान की जनसंख्या है? तो इसका उत्तर आप दोस्तों बता सकते हो 5.7%। क्या बता सकते हो दोस्तों? 5.7%। ये आंसर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर दोस्तों हम अगले स्टेटमेंट की बात करें तो एक निश्चित जनसंख्या बदलाव हम ऐसे कह सकते हैं, जनसंख्या परिवर्तन एक लिमिटेड टाइम में जो चेंजेस होते हैं जनसंख्या में, लिमिटेड टाइम में जो जनसंख्या में चेंजेस होते हैं उसको हम कहते हैं दोस्तों जनसंख्या परिवर्तन। क्या कहते हैं दोस्तों? जनसंख्या परिवर्तन। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर अगले स्टेटमेंट की बात करें, जैसे यहाँ पर ऐसे बोल रहा है कि किसी स्थान की जनसंख्या, जैसे कोई प्लेस है, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई प्लेस है, कोई स्थान है, और उस स्थान में एक वर्ष या फिर एक ऐसे कह सकते हैं एक दशक। क्या कह सकते हैं? एक दशक, या तो एक वर्ष या एक दशक, ठीक है। एक तो इसमें आता है वर्तमान, क्या आता है? वर्तमान। और एक दोस्तों इसमें आता है पास्ट, यानी जो समय बीत गया, ठीक है, यानी पिछला वर्ष, या तो हम कहेंगे इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों? पिछला वर्ष या पिछला दशक। दोस्तों इन दोनों का हम करते हैं कंपेयर। क्या करते हैं? कंपेयर, यानी तुलना करते हैं। मैं सरल लिख देता हूं, तुलना। इन दोनों में हम क्या करते हैं दोस्तों? तुलना करते हैं। तो एक वर्ष या उससे पिछला वाला वर्ष, या एक दशक या फिर उससे पिछला वाला दशक, इन दोनों के बीच हम क्या करते हैं दोस्तों? तुलना करते हैं। तो अगर जनसंख्या कम हो रही है और अगर जनसंख्या अधिक मिल रही है, यानी तुलना करने पर हमें ग्राफ बढ़ता दिख रहा है, नहीं, हाँ, यहाँ लिखता हूँ, तुलना करने पर हमें ग्राफ बढ़ता दिख रहा है, या फिर तुलना करने पर हमें ग्राफ डाउन दिख रहा है ना, ये ग्राफ की डायरेक्शन है। अगर ग्राफ घटता दिख रहा है तो इसको हम कहते हैं दोस्तों ऋणात्मक वृद्धि। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऋणात्मक वृद्धि। इसको हम ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। और अगर पिछले साल की तुलना में वर्तमान दशक में संख्या बढ़ रही है या वर्ष में संख्या बढ़ रही है तो उसको हम धनात्मक वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? धनात्मक
धनात्मक वृद्धि कहते हैं। तो ये मामला आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को आपको दिमाग में क्या करना है दोस्तों, अच्छे से बिठा लेना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर यानी वृद्धि हुई है, याद रखना, यानी कितने परसेंट बढ़ी है अगर आपको कोई पूछे तो 21.31%, 21.31% जनसंख्या क्या हुई है दोस्तों, बढ़ी है। तो ये बात आपको बड़े अच्छे से क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों हम अगले स्टेटमेंट की बात करें तो अगला स्टेटमेंट है दोस्तों सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक और न्यूनतम, दो आएंगे ना, एक तो आएगा न्यूनतम, ठीक है। अब इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है अगर आपको कोई पूछे तो आपको बताना है बाड़मेर। कौन सा है, बाड़मेर। कितना, 32.5%, ठीक है। ये मामला आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको पूछे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला मामला तो गंगानगर, कौन सा है, गंगानगर। कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो 10% है। कितना प्रतिशत है, 10%। तो ये मामला आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। फिर दोस्तों अगले स्टेटमेंट की बात करें तो किसी एक स्थान, जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे ये कोई स्थान है, ये क्या है, प्लेस है, ठीक है। इसमें रहने वाले लोगों की संख्या, इसमें रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है। किसी निश्चित स्थान में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। यानी कि जैसे अपन किसी चीज़ को हम 4 ब्लॉक में बांट दिया, जैसे इस तरीके से हमने 4 ब्लॉक में बांट दिया, 1 2 3 4। जैसे इसमें प्रति वर्ग किलोमीटर जैसे 17 लोग रहते हैं, और इसमें प्रति वर्ग किलोमीटर 8 लोग रहते हैं, और इसमें प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, 12 लोग रहते हैं, और इसमें प्रति वर्ग किलोमीटर 10 लोग रहते हैं। तो ये जो वैल्यू हमारे सामने आ रही है, इसको हम जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। इसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट आता है हमारे सामने, वो है राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राजस्थान का 200 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये किस में कैलकुलेट होगा, प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्रति वर्ग किलोमीटर। इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर दोस्तों हम अगले स्टेटमेंट की बात करें तो अगला स्टेटमेंट हमारे पास आता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्वाधिक, सर्वाधिक। ये यहाँ पे आएगा जयपुर, JAIPUR। ये बात आप ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, जयपुर में। कितना मिलेगा, 595। कितना, 595। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में अपन को कितने लोग मिल जाएंगे, 595 लोग मिल जाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा। फिर दोस्तों अगर आपको पूछे कि न्यूनतम, आपको क्या पूछे, न्यूनतम। अगर आपको न्यूनतम पूछे तो आपको बताना है जैसलमेर, JAISLMER, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, 17, यानी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों बड़े अच्छे से मैंने आपके सामने सारे स्टेटमेंट रख दिए। अगर यहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप मत सोचना कि आपको कहीं और आ जाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी सिंपल तरीके से आपके सामने सारे कॉन्सेप्ट ड्रॉ कर करके सिखा रहा हूँ। माइंड मैप के थ्रू आपको चीज़ें क्लियर करवा रहा हूँ। एक बार लास्ट में मैं रिकॉल भी करवा दूंगा जिससे चीज़ स्थायी बैठ जाए। लेकिन और भी आप इस चीज़ को अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो आपको इस क्लास को 2 से 3 बार देखना है, जब तक ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट नहीं बैठ जाए, ठीक है। तो ये मामला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक मैं मैप बनाता हूँ कच्चा चिट्ठा। जैसे ये मैंने राजस्थान का मैप बनाया, ठीक है। ये हो गई उत्तर दिशा,
ये हो गई दक्षिण दिशा, ये हो गई पश्चिम दिशा और ये हो गई पूर्व दिशा। तो दोस्तों अब मेरे को बताओ आप, ये 4 दिशाएं हमने यहाँ पे बना ली। अब सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस डायरेक्शन में होगा? तो उत्तर पूर्वी। ये जो दोस्तों उत्तर पूर्वी है यानी ये वाला इलाका सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व। दोस्तों ये प्रश्न आपके कहाँ काम आएंगे? जब आपको वो 4 स्टेटमेंट देके फिर ऑप्शन सेलेक्ट करवा के पूछेगा ना, तब आपको ये चीज़ें काम आएगी कि राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व है उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। उस समय ये चीज़ अगर आपके दिमाग में मतलब क्लिक हो गई तो आप बड़े आराम से वो प्रश्न सही कर पाएंगे और फिर आपको कंपटीशन में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको तैयार करनी है। आगे के स्टेटमेंट की दोस्तों हम बात करते हैं। आगे का स्टेटमेंट है दोस्तों, राजस्थान की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या जयपुर में निवास करती है? तो दोस्तों यहाँ पर है अपना जयपुर। यहाँ पर क्या है दोस्तों? जयपुर। तो यहाँ पर पूरे राजस्थान की 10% पॉपुलेशन रहती है। कितने? 10% जनसंख्या। ठीक है, पूरे राजस्थान की 10% जनसंख्या कहाँ पर? अकेले जयपुर में निवास करती है। ये बात आपको बड़े अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेनी है। और जैसलमेर, अभी हमने बात की ना, जैसलमेर में कितना परसेंट है? सबसे कम। यहाँ पे सर्वाधिक, इसको मैं लिखता हूँ सर्वाधिक, सर्वाधिक। और जैसलमेर में 1%। कितना परसेंट है दोस्तों? 1%। यानी जनसंख्या सबसे कम। यहाँ मैं लिख रहा हूँ जनसंख्या सबसे कम, सबसे कम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे कम कहाँ मिलेगी दोस्तों? जनसंख्या जैसलमेर में ओनली ऑन 1%। और जयपुर में कितने मिलेगी? 10%। ये बात आपको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेनी है। तो काफ़ी अच्छे से ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे, और अगर समझ रहे हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लग रही है। नेक्स्ट, अब हम अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर नए पेज पर हम चीज़ें पढ़ते हैं। तब तक आपका काम, एक बार सब्सक्राइब का बटन चेक कर लो, कहीं दिख रहा है तो उस पर दबा दो ताकि वो आपको दिखे नहीं। और उसके पास आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उस पर भी आप क्लिक कर लेना ताकि ये वीडियो रेगुलर बेसिस पर आपको मिलते रहे। ठीक है, और क्या बताऊँ, हाँ एक हाइप वाला बटन भी होता है, वो भी दबा देना। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ताकि वो भी सीखेंगे चीज़ें और आगे बढ़ेंगे और अपना सिलेक्शन लेने में आपको धन्यवाद देंगे कि भाई तुमने MB21 क्लासेस की जो वीडियो भेजी उनको देख के मैं ये चीज़ें सीख गया हूँ। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं अच्छे से। ये लो, ये हमने मिटा दिया। हमारे जितने भी कोर्स आपको वेबसाइट पे मिलते हैं सारे फ्री है, उनमें आपको अभी 1 भी रुपया नहीं देना पड़ता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, जब तक हमारी वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट चलती रहेगी तब तक हम कोई फीस नहीं लेंगे। फिर भविष्य में मिनिमम फीस डिसाइड करेंगे, 1 रुपया, 2 रुपया, 9 रुपया, ऐसा कुछ। इससे क्या होगा, वेबसाइट को मेंटेन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अगली बात करें दोस्तों, मरुस्थल प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? तो मरुस्थल दोस्तों राजस्थान के कितने परसेंट पर है? मरुस्थल की बात करें तो ये राजस्थान के कितने परसेंट पर है? आपको कोई पूछे तो आपको बताना है 61.11%। 61.11%। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी, अपने दिमाग में बिठा लेनी। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, मरुस्थल में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? यहीं पर लिख रहा हूँ जनसंख्या। तो यहाँ पर याद रखिएगा 40%, 40% CET की मिनिमम पात्रता, एलिजिबिलिटी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला स्टेटमेंट दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मरुस्थल प्रदेश का जनघनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व मरुस्थल प्रदेश का पूछा है। पहले हमने जैसलमेर की बात की थी, तो मरुस्थल प्रदेश का जनसंख्या
घनत्व। तो मरुस्थल प्रदेश के जनसंख्या घनत्व की दोस्तों हम बात करें तो 130 व्यक्ति मिलेगा। कितना? 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या ऐसे कह सकते हैं जनघनत्व प्रति किलोमीटर में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करें दोस्तों समतली और मैदानी भाग, फिर यहीं पर मैं लिख देता हूं, अलग से लिखता हूं ना, ठीक रहेगा। यही हेडिंग डाल देता हूं ना, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व समतली, समतली मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। दोस्तों समतली और मैदानी प्रदेश के जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो ये हमें मिलेगा 20%। कितना मिलेगा दोस्तों? 20%। अभी मरुस्थल प्रदेश का बता दिया दोस्तों 120 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर आगे की हम बात करें दोस्तों मैदानी भाग का कितना मिलेगा? किसका? मैदानी भाग, मैदानी भाग, समतल मैदानी भाग का बता दिया, फिर मैंने बताया मैदानी भाग है ना, मैदानी भाग का मिलेगा 39%। कितना मिलेगा दोस्तों? 39%। फिर दोस्तों हम बात करते हैं मैदानी भाग का राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है। ये तो जनसंख्या प्रतिशत है, ये 20% है ना, 20% भूभाग पर फैला हुआ है ना, समतली मैदानी प्रदेश 20% भूभाग पर फैला, ऐसा लिख सकते हैं, भूभाग पर फैला है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर अगला स्टेटमेंट है मैदानी भाग, मैदानी भाग की जनसंख्या है ना, जनसंख्या का प्रतिशत, जनसंख्या का प्रतिशत। ठीक है, ये तो एरिया को दिखा रहा है, ये जनसंख्या के प्रतिशत को दिखा रहा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट में आपको बताता हूँ, मैदानी भाग का राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है, तो राजस्थान में जनसंख्या घनत्व होगा, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना होगा दोस्तों? इसका 332 प्रति वर्ग किलोमीटर, 332 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो इनको आप स्टार बना दो ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हमने बात की मरुस्थल राजस्थान के कितने % भाग पर फैला है, तो आपको याद रखना 61.11%। और यहाँ पर इस क्षेत्र में कितने % जनसंख्या है राजस्थान की, तो 40%, 40%। फिर दोस्तों मैंने बताया मरुस्थल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया जनसंख्या घनत्व के बारे में, कितना है? 332 प्रति वर्ग किलोमीटर। किसका दोस्तों? समतली और मैदानी प्रदेश का, समतली और मैदानी प्रदेश का। फिर दोस्तों बात करें समतली और मैदानी प्रदेश में कितने ये मैदान कितने भागों % पर फैला हुआ है, तो 20% पर फैला हुआ है। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया मैदानी भाग में कितने % जनसंख्या निवास करती है, तो 39% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। तो अब मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान में मध्यम जनसंख्या घनत्व। ठीक है, या मैं लिखता हूं मध्यम जनसंख्या घनत्व। मध्यम जनसंख्या घनत्व है, यह कहाँ पाया जाता है, तो अरावली पर्वतीय भाग में पाया जाता है। कहाँ पर? अरावली पर्वतीय भाग में। ये जो अरावली का पर्वतीय भाग है इसमें मध्यम जनसंख्या घनत्व क्या होता है दोस्तों? पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? मैदानी भूभाग पर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? मैदानी भूभाग में, मैदानी भूभाग में। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? मैदानी भूभाग में। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सघन मरुस्थल है। विश्व में ये बड़े काम की चीजें, यहाँ से काफी प्रश्न आते हैं। अगला मैं लिख रहा हूं, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सघन
विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सघन मरुस्थल सघन मरुस्थल सघन मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? तो वो मिलेगा थार का मरुस्थल। ये कैसा मरुस्थल है दोस्तों? सघन मरुस्थल है। फिर अगले स्टेटमेंट की बात करें, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। हम लिंगानुपात पढ़ रहे हैं दोस्तों। क्या पढ़ रहे हैं? लिंगानुपात। अब लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो इसको याद रखिएगा, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। प्रति 1000 पुरुषों पर किसकी संख्या दोस्तों? महिलाओं की संख्या। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? कोई पूछे तो आपको बताना है 928। कितना है? 928। फिर दोस्तों हम बात करें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का, इनका कितना होगा दोस्तों? तो 888 होगा, 888। ये बात आपको याद रखना है। फिर आपको कोई पूछे, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ यार, इतनी अच्छी क्वालिटी का वीडियो बना रहे हैं, इंक नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। चलो ब्लू वाला ले लेते हैं। चलिए, क्या लिख रहा था मैं? सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात। ये जो दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात आपको मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा? डूंगरपुर। कहाँ मिलेगा दोस्तों? डूंगरपुर में मिलेगा। ये बात आप याद रखिएगा। अगले स्टेटमेंट की बात करें, कितना है यहाँ पे? 994, यानी 994 मिलेगा। कितना मिलेगा? 994। फिर हम बात करते हैं न्यूनतम। कितना? न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं दोस्तों। न्यूनतम लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें जिला मिलता है धौलपुर। कौन सा जिला मिलता है? धौलपुर। धौलपुर की दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर 846 है। कितना है? 846। देख लो भाई कितना डिफरेंट है, तुम खुद निकाल लेना। फिर दोस्तों हम बात करते हैं साक्षरता दर। यहाँ लिख देता हूँ ना, साक्षरता दर। हम साक्षरता दर की बात कर रहे हैं। साक्षरता दर का मतलब ये होता है सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लग जाता है इससे। इससे किसका पता लगता है? सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति। अगर सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता करना है तो हम किसके माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों? साक्षरता दर के माध्यम से कर सकते हैं। अगला स्टेटमेंट है 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग राजस्थान की साक्षरता दर, राजस्थान की साक्षरता दर। दोस्तों अगर आपको कोई पूछे 2011 के अकॉर्डिंग राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, ठीक है, तो आपको बताना है 66.11। कितनी होगी दोस्तों? 66.11%। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी होगी? 66.11%। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की होगी? कोटा में। सर्वाधिक कहाँ की होगी दोस्तों? कोटा की। कोटा में कितने परसेंट है दोस्तों? 76.6%। कितनी है दोस्तों? 76.6%। ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों हम अगले स्टेटमेंट की बात करें, न्यूनतम साक्षरता दर। न्यूनतम अपना प्यारा जालोर। जालोर की साक्षरता दर की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर मिलेगी 54.9%। कितनी मिलेगी? 54.9% मिलेगी। तो यहाँ पर 3 आंकड़े मैंने बता दिए। राजस्थान की साक्षरता दर 66.11%, सर्वाधिक मिलेगी कोटा में 76.6% और न्यूनतम मिलेगी जालोर में। कितना? 54.9%।
फिर दोस्तों पुरुष साक्षरता दर, फिर कौन सी साक्षरता की बात करें, पुरुष साक्षरता दर। पुरुष पुरुष की साक्षरता दर मिलेगी 79.19, 79.19% मिलेगा। और फिर हम बात करते हैं महिला साक्षरता दर की बात करें तो यह मिलेगी 52.12%, 52.12%। तो ये आंकड़े मैंने आपको लिखवा दिए, आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेने, इनको याद रखने हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, ठीक है, ये सर्वाधिक कहाँ है, मैं इनके साथ ही लिख दूँ क्या, मैक्स, ऐसा लिख देता हूँ मैक्स, ठीक है। अगर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता के बारे में आपको को पूछे तो आपको बताना है झुंझुनू। क्या बताना है दोस्तों, झुंझुनू, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है दोस्तों, झुंझुनू में। और फिर आपको कोई पूछे कि सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक, तो इसकी मैक्स होगी कोटा, कहाँ होगी, कोटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मिनिमम यानी न्यूनतम, या मैक्स लिखा दी, मिनिमम। तो अब पुरुष साक्षरता सबसे कम कहाँ है, पुरुष साक्षरता सबसे कम प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो मैं लिख रहा हूँ PRA और BANS, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। फिर हम बात करें दोस्तों सबसे कम पुरुष साक्षरता, सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ है, तो सबसे कम पुरुष साक्षरता की हम बात करें तो ये मिलेगा जालोर। कहाँ मिलेगी दोस्तों, जालोर, JALOR। तो ये मामला आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर अगले स्टेटमेंट की दोस्तों हम बात करें तो अगला स्टेटमेंट है राज्य में लगभग कितने प्रतिशत शहरी आबादी है, शहरी आबादी है ना, राज्य में शहरी आबादी, राज्य में शहरी आबादी 25% है दोस्तों। कितने प्रतिशत, 25%। जो शहरी आबादी कितनी है, 25%। फिर हम बात करते हैं राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, कोटा में। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कोटा में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, ये बात आप ध्यान रखना, कोटा में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है। फिर दोस्तों अगले स्टेटमेंट की बात करें, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किसकी, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात करें, देखो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या मैंने बता दिया कोटा, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात करें किसकी, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, तो यहाँ पे आएगा डूंगरपुर, डूंगरपुर। ये बात भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। फिर आते हैं दोस्तों हम अगले स्टेटमेंट पर। अगला स्टेटमेंट है कितनी जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों के, तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या, अनुसूचित जनजातियों की संख्या, ठीक है। फिर एक अनुसूचित जनजातियों की संख्या पहले अपन देख लेते हैं। तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या की बात करें तो ये है 13.5%। कितनी मिलेगी दोस्तों, 13.5%। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या, इसमें सबसे सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, तो याद रखिएगा मीणा। किसकी है दोस्तों, मीणा। फिर हम अगले स्टेटमेंट की बात करें, प्राचीन जनजाति, राजस्थान की प्राचीन जनजाति, प्राचीन जनजाति, राजस्थान की प्राचीन जनजाति की बात करें दोस्तों तो राजस्थान की प्राचीन जनजाति हमें मिलेगी भील। कौन सी मिलेगी, भील, ठीक है। ये मीणा वाला मैंने बता दिया, और ये भील वाला भी मैंने, मीणा थोड़ा सही लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिखते हैं मीणा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भील। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छे से मैंने आपके सामने ये चीज़ें क्लियर की है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं डामोर जनजाति, ये कहाँ रहती है, तो डामोर,
डामोर जनजाति। डामोर जनजाति की बात करें तो ये जो डामोर जनजाति है दोस्तों, ये सिमलवाड़ा रहती है। कहाँ रहती है? सिमलवाड़ा, सिमलवाड़ा। ये सिमलवाड़ा कहाँ है? डूंगरपुर, DUNGERPUR। ये बात आप याद रखिएगा। डामोर जनजाति कहाँ रहती है दोस्तों? सिमलवाड़ा, डूंगरपुर में। सिरोही जिले की आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील में गरासिया जनजाति रहती है। तो आबू रोड और पिंडवाड़ा दो तहसील है, आबू रोड प्लस पिंडवाड़ा। ये आबू रोड और पिंडवाड़ा है। यहाँ पर कौन कौन सी जातियाँ पाई जाती है? गरासिया, गरासिया, गरासिया जनजाति पाई जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट हमारे सामने, सांसी जनजाति। कौन सी? सांसी। ये कहाँ मिलती है दोस्तों? भरतपुर में, भरतपुर में। सांसी जनजाति आपको कहाँ मिलेगी दोस्तों? भरतपुर में मिलेगी। एकमात्र जनजाति जो आदिम जनजाति है, राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति, राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? अगर आपको कोई पूछे कि राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है, तो आपको बताना है दोस्तों सहरिया। कौन सी है? सहरिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक अंतिम स्टेटमेंट अपना बचा है, सर्वाधिक सहरिया जनजाति। ये जो जनजाति है सर्वाधिक कहाँ मिलती है? सर्वाधिक। तो दोस्तों ये जनजाति सर्वाधिक अपन को मिलती है शाहबाद और किशनगंज। कहाँ मिलती है? शाहबाज प्लस किशनगंज, शाहबाज प्लस किशनगंज। इन दोनों जगह हमें कौन सी जनजाति मिलेगी? सहरिया जनजाति मिलेगी। और ये दोनों स्थान कहाँ है दोस्तों? 12 में। कहाँ है? 12 में। तो ये थे आज के खतरनाक स्टेटमेंट और बड़े गजब के स्टेटमेंट है, और भविष्य में आपको इनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे जब तक नई जनगणना का डाटा नहीं आ जाता है। तो दोस्तों ये मैंने बताया मरुस्थल राज्य के कितने परसेंट पर है? 61.11% भाग पर है, और 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है। फिर मैंने आपको प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर मैंने आपको बताया जनसंख्या घनत्व 332 प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर मैंने आपको बताया समतल और मैदानी भाग में, ठीक है, 20% भूभाग पर फैला हुआ है ये समतल और मैदानी भाग। फिर मैंने बताया ये जो मैदानी भाग है इसमें 39% जनसंख्या निवास करती है। फिर मैंने बताया मध्यम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? अरावली के पर्वतीय भाग में। फिर मैंने बताया राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व ये हमारे मैदानी भूभाग में। फिर मैंने बताया राजस्थान में जनसंख्या घनत्व मैदानी भूभाग में। ये मामला समझ में आ गया। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सघन मरुस्थल अगर कोई पूछे तो आपको बताना है थार का मरुस्थल। जितने भी मरुस्थल ढूंढोगे ना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या अपने राजस्थान में ही है। फिर अगले स्टेटमेंट की बात करें, अगला हमारा टॉपिक है लिंगानुपात। इसमें मैंने बताया प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 2011 के अनुसार 928 है राजस्थान का। 2011 के अनुसार राजस्थान की कितना है? 928। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात 888 सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में कितना? 994। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर में कितना? 846। फिर दोस्तों मैंने बताया साक्षरता दर के बारे में। साक्षरता दर जो होती है सामाजिक और आर्थिक स्थिति को रिप्रेजेंट करती है। 2011 के अकॉर्डिंग राजस्थान की जनसंख्या साक्षरता की बात करें तो 66.11%। कितनी है दोस्तों? 66.11%। फिर हम बात करते हैं सर्वाधिक कहाँ है? कोटा में 76.6%। फिर बात करें न्यूनतम कहाँ है? जालौर में कितनी है? 54.9%। फिर हम बात करें पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है? 79.19%, जो कि है झुंझुनू में अधिकतम, ठीक है। और मिनिमम कहाँ है दोस्तों? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो 52.12%, अधिकतम है कोटा में और मिनिमम है जालौर में। राजस्थान में शहरी आबादी 25% है और कोटा में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात करें तो हमें मिलेगा डूंगरपुर। और फिर मैंने आपको बताया अनुसूचित जनजातियों की संख्या 13.5%। फिर सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी है? मीणा राजस्थान में प्राचीन जनजाति है। भील डामोर जनजाति
कहाँ मिलती है अपन को, सिमलवाड़ा, जो कि कहाँ है दोस्तों, डूंगरपुर में। आबू रोड और पिंडवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर ग्रासिया जनजाति अपन को देखने को मिलती है। सांसी जनजाति की बात करें तो ये भरतपुर में देखने को मिलती है। और फिर मैंने आपको बताया राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति जिसको हम सहरिया जनजाति के नाम से जानते हैं, और सर्वाधिक सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है, तो शाहबाज और किशनगंज, और ये दोनों स्थान कहाँ है दोस्तों, 12 में। तो बड़े अच्छे से मैंने आपके सामने ये टॉपिक रिप्रेजेंट किया। आंकड़े एक बार में याद नहीं होते, 2 बार में नहीं होते, लेकिन 3 बार में थोड़े थोड़े हो जाते हैं, और 4 और 5 बार तक आप इस क्लास को देख लेते हैं तो लगभग आंकड़े तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी पुरानी जनसंख्या की क्लास। अब इस क्लास के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग न्यू जनसंख्या की क्लास भी मैं इस कोर्स में अपडेट करूँगा। वो जीके का बिल्कुल बेहतरीन और शानदार कोर्स मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको बहुत सारा प्यार देना, और डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट वाले कोर्स पर जाकर वहाँ पर अपने रिव्यू भी आप दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू देके आप हमारे इस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोट कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको स्टडी मटेरियल दे सकते हैं। दोस्तों, आपके सुझाव आमंत्रित है कमेंट बॉक्स में। ये थी आज की क्लास जिसमें हमने जनसंख्या के बारे में बात की। बड़े अच्छे से ये टॉपिक मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है उद्योग। अगली क्लास में हम उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थी आज की क्लास। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।